आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को, जो कि ये जियोमेट्री की तीसरी क्लास है। ठीक है, जियोमेट्री की 2 क्लासों में हमने पूरे कंसेप्ट को पढ़ा है। ये जियोमेट्री की तीसरी क्लास है जिसमें हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को। इस चैप्टर को मैं एकदम आसान से बताऊंगा कि सिमिलरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, यानी समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा, चैप्टर थोड़ा सा ठीक है टफ भी होगा, लेकिन हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और चैप्टर के अंत तक टिके रहना। मैं आपको सारी जानकारियां दे दूंगा कि समरूप और सर्वांगसम कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे इनके प्रमेय होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे संग आपको लिखना होगा समरूप और सर्वांगसम। ठीक है, एक तरफ आप ऐसे लिख देना समरूप और एक तरफ आप लिख देना सर्वांगसम। आपको पता तो चले मेरे भाई कि समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या है। ठीक है, सर्वांगसम में अंतर क्या है। ठीक है, सर्वांगसम को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। समरूप को हम लोग कहते हैं सिमिलरिटी, SIMILIRATY। देखो, समरूप का मतलब होता है जिसका रूप समान हो, सर्वांगसम का मतलब जिसका अंग समान हो। एक एक अंग समान होना चाहिए, न 1 इंच कम न 1 इंच ज्यादा। आप गए कुतुब मीनार घूमने, कुतुब मीनार को देखे, कुतुब मीनार आपको बढ़िया पसंद आ गया, घर पे भी एक कुतुब मीनार बना दिए छोटा सा। वो इतना बड़ा कुतुब मीनार आपने इतना छोटा सा बना दिया, रूप तो एक ही है लेकिन आकार अलग अलग है। तो समरूप किसे कहते हैं? जिसका रूप एक हो, आकार अलग हो, उसे हम कहते हैं समरूप। आप गए कुतुब मीनार देखने, आपका मन भाग गया कि नहीं बढ़िया कुतुब मीनार है, हम घर पे भी वैसा ही कुतुब मीनार बना दिए, जितना लंबा वो है उतना लंबा हम बनाए, जितना चौड़ा वो है उतना ही चौड़ा हम बनाए, जितना ऊंचाई वो है उतना ही ऊंचाई का हम घर पे बनाए, तो वो कहलाएगा सर्वांगसम। ठीक है, तब मेरी बात ध्यान से समझना। समरूप किसे कहते हैं मेरे भाई? जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो उसे हम लोग कहते हैं समरूप। मैं आपको सारी परिभाषा भी लिखवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पहले एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे मान लो मेरे भाई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक मेरे पास त्रिभुज है और यहां पे एक मेरे पास छोटा सा त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को आप देखोगे तो सारे लोग बोलोगे भैया कि जैसा ये भी त्रिभुज है वैसा ये भी त्रिभुज है, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है, ये एक बराबर नहीं है, इसका रूप समान दिख रहा है, एक मान बड़ा दिख रहा है मेरे भाई, एक मान छोटा दिख रहा है। तो ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं समरूप। और ऐसे तीर बना देते हैं सांप जैसे, ऐसे क्या बना देते हैं? सांप जैसे। तो समरूप को ऐसे सांप जैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, रही बात देखो सर्वांगसम किसे कहते हैं? तो सर्वांगसम मतलब सर्व अंग समान। इसका मतलब होता है सभी अंग समान हो, इसका मतलब होता है कि सभी अंग समान हो, यानी ऐसी आकृति जिसका हर एक अंग समान हो। जैसे मान लो ये मेरे भाई त्रिभुज है, ठीक है, ये मेरे पास त्रिभुज है और ये मेरे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, ये मेरे पास त्रिभुज है। तो आप में से सारे लड़के बोलोगे कि सारे मेरे भाई बहन बोलोगे कि जो भी है यहां पे जो आकृति है वो ये वाली आकृति है, दोनों बराबर दिख रही है। ठीक है, मेरे से बनाने में छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन लग रहा है कि दोनों आकृति क्या है? सेम है। जितना इसका कोण है, मान लेते ये अल्फा है तो ये भी कोण कितना है? अल्फा होगा। अगर ये कोण बीटा है तो ये भी कोण बीटा होगा। ये कोण यदि गामा है तो ये भी कोण मेरे भाई गामा होगा। ये कोण जितना है, इस एंगल का जितना मान है उतना ही इस एंगल का मान है। इस भुजा का जितना मान है उतना ही इस भुजा का मान है। इस भुजा का जितना मान है उतना ही इस भुजा का मान है। इस भुजा का जितना मान है उतना ही इस भुजा का मान है। यानी कह सकते हैं ये यदि त्रिभुज ABC है और ये भी त्रिभुज मेरे भाई DEF है, DEF है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। 2 बराबर बना के ऊपर सांप बना देना, ये सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज हम कह सकते हैं त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF। ठीक, त्रिभुज DEF। तो आप यहां पे देख रहे हो मेरे भाई, आप अलग अलग चीज देख रहे हो। एक हम लिख रहे हैं, मान लो इसको हम नाम लिख देते हैं A, इसको नाम लिख देते हैं B, इसको लिख देते हैं C, इसको कहते हैं D, इसको कह देते हैं E, इसको कह देते हैं F। तो यहां पे देखोगे तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप है त्रिभुज DEF के। तो आप यहाँ पे दोनों चित्र में आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि समरूप किसे कहते हैं? जिसका रूप समान हो, आकार समान नहीं हो, जिसका रूप समान हो उसे हम कहते हैं समरूप।
और सर्वांग सम किसे कहते हैं? जिसका सभी अंग समान हो उसे सर्वांग सम कहते हैं। आप एक और एग्जांपल से समझिए, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, एक और एग्जांपल से समझिए, ठीक है? ध्यान दीजिए, जैसे में देखिए, ये मेरे पास पहला हाथ है, ये मेरे पास दूसरा हाथ है, इन दोनों हाथ को चिपका दिया, ठीक है? इन दोनों को हाथ को चिपका दिया, आपको दिख रहा है कि कौन सा आगे वाला हाथ है, कौन सा पीछे वाला हाथ है। ऐसे कर दूंगा तो पीछे वाला हाथ गायब हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो इधर से भी ये वाला हाथ गायब हो जाएगा। तो मेरी बातें ध्यान से समझना, इस आकृति को उठा के यदि यहाँ पे रख दूंगा तो पीछे वाली आकृति हमको नहीं दिखेगी, वो होता है समरूप, ठीक है? इस आकृति को उठा के यहाँ पे रख दोगे तो ये वाली भी आकृति दिखेगी, ये वाली भी आकृति दिखेगी, ठीक है? तो ऐसी आकृति जिनका रूप समान हो उसे हम समरूप कहते हैं। ऐसी आकृति जिनका पूरा अंग समान हो, एक एक अंग समान हो, उसे सर्वांग सम कहते हैं। जो सर्वांग सम के सवालें होते हैं ना, वो बड़ी कठिन होती हैं, थोड़ी हार्ड लेवल की होती है, एडवांस लेवल की होती हैं। मैं आपको देखो पहले ही बता देता हूँ, उम्मीद करो मेरे भाई कि क्लास 10th में हमारे पास सर्वांग सम नहीं दिया हुआ है, ठीक है? हमारे पास चैप्टर्स में सिर्फ दिया है तो समरूप, और समरूप की सारी सवालें आसान होती हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, समरूप की सारी सवालें आसान होती हैं कब? जब आपको थ्योरी पता होगी तब। तो मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा साथ ही साथ में, ठीक है? वीडियो थोड़ा सा ही लंबा होगा, लेकिन मैं आपको थ्योरी बता के ही आपको क्वेश्चन हल करवाने जाऊंगा, ठीक है? पता चला मेरे भाई क्वेश्चन को हल करवाने चले और आपको किसी को भी समझ में नहीं आया कि भैया ने क्या बता दिया, तो मैं वो टारगेट लेके चलता हूं कि सबको समझ में आए, ठीक है? और मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल देता हूं। ये मान लेता हूं पहला एग्जाम्पल है, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते ये मेरे पास एक सर्किल है जो बड़ा है, और ये मेरे पास एक छोटा सा सर्किल है। यही आकृति यदि यहाँ पे बनेगी तो सर्वांग सम में बनेगी कि जितना बड़ा गोला यहाँ पे है उतना ही बड़ा गोला यहाँ पे होना चाहिए। तो ये चीज क्या कहलाएगा मेरे भाई? ये हमारा कहलाएगा सर्वांग सम, और ये चीज हमारा कहलाएगा समरूप, ठीक है? क्लियर यहां तक? आपको मैं एक और आकृति दिखा देता हूं समरूप की। ऐसे 3 नंबर बना देना, एक नंबर इसको लिख देना, एक नंबर इसको लिख देना, एक नंबर यहाँ पे लिख देना, ठीक है? ध्यान से देखना, आप यहाँ पे एक ऐसे बना देना, आप यहाँ पे एक हेक्सागन बना देना, ऐसे बना देना, एक छोटा सा हेक्सागन, एक बड़ा सा हेक्सागन बना देना, एक छोटा सा हेक्सागन बना देना। हेक्सागन का मतलब षष्ठभुज, ठीक है? ये देखो बड़ा है, ये मान छोटा है, लेकिन सेम यही वैल्यू यदि यहाँ पे आप बनाओगे, सेम वैल्यू यदि यहाँ पे बनाओगे, ऐसे देखो, तो जितना बड़ा यहाँ पे बनेगा उतना ही बड़ा कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, ठीक? तो आप ये बात सभी लोगों को पता चल गया होगा कि समरूप किसे कहते हैं, सर्वांग सम किसे कहते हैं। तो ऐसी राशियां जिसके सभी अंग समान हो उसे सर्वांग सम कहते हैं, और ऐसी राशियां जिसका सभी रूप समान हो उसे हम समरूप कहते हैं। सभी समरूप राशियां सर्वांग सम हो सकती हैं, लेकिन सभी सर्वांग सम समरूप नहीं हो सकती है, ठीक है? चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट और एक एक लेवल को बताते हुए चलूंगा, आराम से बताऊंगा, पूरा चीज आपको बताऊंगा, ठीक है? देखिए इसे नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो एक बार आप फिर से समरूप और सर्वांग सम ऐसे लिखिएगा, और मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं। जो ये पॉइंट्स आप एक बार देखोगे ना तो आपको समरूप और सर्वांग सम में कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे एक सर थे, ठीक है? सर थे, खूब मोटे से सर थे हमारे। सर जी हमको समरूप और सर्वांग सम पढ़ाए, तो जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय जब हमको सिखाए ना, तो हमको समझ में नहीं आता कि समरूप किसे कहते हैं, सर्वांग सम किसे कहते थे। सवाल तो मैं पूरी लगा लेता था, लेकिन ये डाउट था कि समरूप किसे कहते हैं, सर्वांग सम किसे कहते हैं। यही डाउट हमारे समय में था। वो डाउट मैं आप लोग के सामने नहीं होना चाहता, वो मैं आपके सामने नहीं देखना चाहता हूं डाउट, कि वो डाउट आपके संग ना हो। देखो मेरे भाई, समरूप किसे कहते हैं, सर्वांग सम किसे कहते हैं। एक मैं समरूप का चित्र बना देता हूं। जैसे मान लो एक हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है? ये त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, और इसमें ये वाला जो कोण है ना, ये अल्फा है, ये वाला कोण हमारे पास क्या है, बीटा है, और ये वाला कोण क्या है, गामा है। ठीक, हमने एक और छोटा सा चित्र बनाया है, ठीक है, सेम इसी के रूप के जैसा, और यहाँ पे ये वाला कोण क्या है, अल्फा है, ये हमारे पास क्या है, बीटा है, और ये हमारे पास गामा है। यानी जितना कोण ये है उतना ही कोण ये भी है, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये भी है, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये भी है, ठीक है? लेकिन जो भुजा आपको दिख रही है ना, जो साइड आपको दिख रही है, ये बड़ी साइड है, ये छोटी भुजा है। ये बड़ी भुजा दिख रही है, ये छोटी भुजा दिख रही है। ये वाली बड़ी भुजा दिख रही है, ये छोटी भुजा दिख रही है। तो जो भुजाएं हैं ना, वो किसी न किसी अनुपात में है। अनुपात का मतलब हो गया मेरे भाई कि जैसे ये 4 है तो ये 2 होगा, यदि ये 6 है ये 3 होगा, यदि ये 8 है तो ये 4 होगा। बात मेरी समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि इसका ये दूना है, इसका भी ये दूना है, इसका भी ये दूना है। तो अनुपात में आपको क्या दिख रहा है कि दूना है, या दूना होगा, या 3 गुना होगा, या कोई ना कोई जरूर अनुपात होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ध्यान से समझना कि कोण बराबर होंगे
और भुजा जो होंगे वो किसी न किसी अनुपात में होंगे। तो आपको बस यही बात जाननी है समरूप में। जो बात ये जान गया समझो उसकी पूरी की पूरी समरूप आपको सवालें लग जाएंगे। तो आपको ध्यान से क्या समझना है, समरूप में ऐसे लिखना है कि समरूप में रूप समान, ऐसे लिख देना, समरूप में आकृति, समरूप में, ठीक है, समरूप में आकृति समान लेकिन आकार भिन्न होते हैं, आकार भिन्न होते हैं। ठीक है, आपको ऐसा पॉइंट लिखना है कि समरूप में जो आकृति होती है ना वो समान होती है, लेकिन इसके आकार क्या होते हैं, इसके आकार भिन्न होते हैं। एक मान बड़ा होता है, एक मान छोटा होता है। ऐसे आप बीच में लिख देना, ये बड़ा है और ये क्या है मेरे भाई, छोटा है। ठीक है, क्लियर यहां तक। समरूप में ऐसे लिखना, समरूप में संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप में संगत कोण बराबर होते हैं। अब बोलोगे भैया ये संगत कोण क्या होते हैं, तो जैसे मेरी बातें ध्यान समझना, ये हो गया ए, ये हो गया मेरे भाई बी, ये हो गया मेरे भाई सी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया डी, ये मेरे पास हो गया ई, और ये मेरे पास हो गया मेरे भाई एफ। अब समरूप हमसे ये कह रहा है कि समरूप में संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं और जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, और भुजाएं समानुपातिक होती हैं, यानी किसी न किसी अनुपात में होती है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो समरूप में संगत कोण बराबर होते हैं, यानी अल्फा के सामने वाला यानी कोण ए के सामने वाला कोण डी होगा, कोण बी के सामने वाला कोण ई होगा, कोण सी के सामने वाला कोण एफ होगा। मेरी बातें ध्यान समझना, समरूप में संगत कोण बराबर होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कोण ए के बराबर हमारा कोण डी होगा। ठीक है, कोण बी के बराबर हमारा कोण ई होगा। ठीक है, और उसके बाद कोण सी के बराबर हमारा कोण एफ होगा, कोण सी के बराबर कोण हमारा एफ होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे ये भी कह रहा है और भुजाएं समानुपातिक होंगी। भुजाएं यानी देखो, भुजाएं का मतलब होगा कि गामा के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, ए बी लिखेंगे। गामा के सामने वाली भुजा क्या है, डीई, तो हम क्या लिखेंगे, बटा के डीई। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे देखना, बीटा के सामने वाली भुजा क्या है, एसी, तो आप यहाँ पे लिख देना एसी। यहाँ पे बीटा के सामने वाली भुजा क्या है, डीएफ, तो यहाँ पे लिख देना मेरे भाई डीएफ। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखना, अल्फा हो गया, गामा हो गया, बीटा हो गया, अल्फा के सामने वाली भुजा क्या है, बीसी, तो आप यहाँ पे लिख देना बीसी। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा के सामने वाली भुजा क्या है, ईएफ, तो यहाँ पे लिख देना मेरे भाई ईएफ। ठीक है, और ये जब यह मान आपको बराबर दिख जाए तो हमारा जो त्रिभुज कहलाता है, वो हमारा त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी हमारा समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। कंडीशन आपको एक चीज ध्यान देनी है, पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपको और भी इससे आसान तरीके बताऊंगा कैसे आप पहचानोगे, कैसे आप ये सब करोगे। बात है ना कि शुरू में हम लोग देखते हैं तो थोड़ा ये भारी भारी सा लगता है, लेकिन मैं आपको अभी मैं समझाऊंगा, चिंता कोई भी नहीं करनी है। ठीक है, मैं कहा हूं ना कि मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक कंसेप्ट को बताऊंगा। पढ़ाना था तो मैं फटफट पढ़ाते हुए चला जाता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को ध्यान रखते हुए। ध्यान देना, मैंने आपसे ये कहा था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। जो ए का मान है ना, देखो समरूप में यही खासियत होती है कि जो ए का मान है ना वो डी का मान होगा। जो ए का मान अल्फा है ना, देखो डी का भी मान क्या है, अल्फा है। जो बी बीच में है, यहाँ ई भी देखो बीच में है, देखो बी के सामने वाला बी है तो ई के सामने वाला भी क्या है, बी है। देखो सी और यहाँ पे एफ दोनों का मान बराबर होगा, देखो यहाँ पे सी का मान वाई है, एफ का भी मान वाई है। तो आप यहाँ से ये चीज सीख रहे हो कि ए के सामने वाला कोण डी के सामने वाला कोण बराबर होंगे, बी के सामने वाला कोण ई के सामने वाला कोण के बराबर होंगे, सी के कोण एफ के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात ध्यान देनी है। कभी भी यदि ये समरूप आपसे ये कह दे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, इसी चीज को मैं यदि कोई ऐसे कह दे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई एफ डी के, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान से देखना मेरे भाई, ए के सामने वाला ई कभी नहीं हो सकता, ए के सामने अल्फा है, ई के सामने बीटा है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बस आपको यही ध्यान देनी है। ठीक है, अब देखो इसको आसान तरीका में बताता हूँ।
इसका मैं आसान तरीका बताता हूं, ठीक है। मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, चिंता नहीं करनी है। आपको ये फार्मूला लिखने में दिक्कत हुई है, इस फार्मूला को मैं आसान से बताता हूं। देखो यहाँ पे ए बी लिख दो, लिख दोगे भैया। इसका भी 2 आगे का उठा लो, डी ई लिख दो, हो गया भैया, बराबर कर दो। यहाँ 2 लिखो, बी सी लिखो, यहाँ बी सी लिख दिए। यहाँ तो 2 लिखो, ई एफ लिख दो, ई एफ लिख दो, बराबर कर दो। एक बार ए सी लिख दो, यहाँ पे ए सी लिख दो, ठीक है। एक बार ए सी लिख दो, एक बार यहाँ पे डी एफ लिख दो, यहाँ पे डी एफ लिख दो। अब तो आसानी की नहीं है, हमने इसको आसानी से लिख दिया कि नहीं। एक बार हमने ए बी लिखा यहाँ का, तो यहाँ पे डी ई लिखा, आगे का 2। एक बार हमने बी सी लिखा, इसलिए यहाँ भी हमने ई एफ लिखा है। एक बार हमने ए सी लिखा है, इसलिए एक बार यहाँ पे डी एफ लिखा है, ठीक है। ध्यान देना आपको, ऐसे ऐसे करके देखो मैंने क्या किया है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कोण के सामने वाला भुजा लिख सकते हो, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। अब देखिए मेरी बातों को, अब मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं। अब आपको ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे, ध्यान देना। जैसे देखो यहाँ पे ये सर्वांग सम मत लिखो अभी। मान लेते ये मेरे पास एक त्रिभुज है और एक छोटा सा त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है, यहाँ पे हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी, ये हमारे पास है पी, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है। ध्यान देना मेरी बातों को, मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं। मान लेते हैं मेरे भाई ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो 30 अंश है, ठीक है। ये बी का मान कितना है, 30 अंश है। और ये वाला जो कोण है वो 100 अंश है। ए का मान कितना है, 100 अंश है, और ठीक है 100 अंश है। और ये वाला कोण कितना है, 50 अंश है। मेरी बात ध्यान समझना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्लियर एकदम। ये आकृति छोटी है, ये वाला जो कोण है मेरे भाई ये 100 अंश है, ठीक है। ये वाला कोण जो है ये 50 अंश है। अब ये वाला जो कोण है वो 30 अंश है। अब कहोगे भैया कि आप हमसे ये कहे थे कि आप भाई अल्फा के सामने वाला अल्फा होगा, बीटा के सामने वाला बीटा होगा, गामा के सामने वाला गामा होगा। आप यहाँ पे बेईमानी कर रहे हैं। यहाँ पे आप 100 लिख दिए तो यहाँ पे आप 30 लिख दिए, यहाँ पे 30 लिख दिए तो यहाँ पे 50 लिख दिए, यहाँ पे 50 लिखे तो यहाँ पे 100 लिख दिए। मतलब कहीं ना कहीं हम आपके संग क्या कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम आपके संग बेईमानी नहीं कर रहे हैं, हम आपके संग वही कर रहे हैं जो आपको समझाना है, ठीक है। ध्यान देना मैं आपसे क्या कर रहा हूं। देखो इसमें देखो मेरी बातें ध्यान समझना, ये ए बी सी है और यहाँ पे पी क्यू आर है। एंगल मिलाना है आपको कि एंगल कौन सा है। एंगल मिला लिया मेरे भाई, चैप्टर की पूरी सवाल आपसे लग जाएंगे। देखो 30 अंश कहां पे है मेरे भाई, 30 अंश बी के सामने है, तो यहाँ पे मेरे भाई क्या लिख दो, बी लिख दो। आपको ऐसा करने आ जाएगा, बोलोगे हाँ ऐसे बराबर लिख दो। यहाँ पे 30 अंश किसके सामने है, क्यू है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे, ठीक है। 100 अंश किसके सामने है, ए। 30 के बाद आप कहां जाओगे, 100, तो यहाँ पे लिखोगे ए, ठीक है। यहाँ पे 100 अंश किसके सामने है, आर, तो यहाँ पे लिखोगे क्या चीज, आर, ठीक है। यहाँ पे देखो 50 अंश किसके सामने है, सी के सामने, तो यहाँ पे लिखोगे सी। यहाँ पे 50 अंश किसके सामने है, पी के, तो आप किसको लिखोगे, पी लिखोगे। और ये जो दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज, आपस में ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 100 अंश के सामने 100 अंश वाला कोण लेंगे, 30 अंश के सामने 30 अंश वाला कोण लेंगे, 50 अंश के सामने 50 वाला कोण लेंगे। यानी 30 अंश का यदि बी है तो यहाँ भी 30 अंश का हम लोग क्यू लेंगे, यानी बी के सामने हम लोग क्यू लेंगे। और 100 अंश का यदि ए है तो ए के सामने हम लोग आर लेंगे। और 50 अंश का यदि सी है तो 50 अंश का हम लोग पी लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आपको कई सारे दे सकते हैं। आपको भुलवाने के लिए क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता था कि ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और आप लोग ऐसे टिक मार के चले जाते और यही होता आपका क्या चीज, गलत। यही आपका क्या हो जाता, गलत। तो हमेशा ध्यान देना है कि पहले अक्षर पे जिसका कोण का मान होना चाहिए वही यहाँ पे पहले अक्षर पे कोण का मान होना चाहिए। यदि बी का मान 30 अंश है तो यहाँ भी क्यू का मान 30 अंश होना चाहिए। यदि ए का मान 100 अंश है तो यहाँ आर का मान 100 अंश होना चाहिए। यदि सी बेचारा 50 अंश है तो पी का भी मान 50 अंश होना चाहिए। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, तो बोलो हाँ भैया इतनी बात हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आप करके ना इसको आप एग्जाम्पल में लिख लेना, और देखो यहां से आपको सारी चीजें कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। होता क्या था ना, हम लोग के जो सर पढ़ाते थे ना, आते थे तो डायरेक्ट कहते थे लिखो प्रश्नावली 6.1। देखो पहला सवाल हमसे क्या कहा गया है, ये देखो समरूप है, मतलब आओ और डायरेक्ट अपना क्वेश्चन हल करो और उसके बाद चले जाओ, ये होता था। हम लोग को क्या है मेरे भाई, हम लोग वो चीजें पढ़ाएंगे जो चीज जाननी है,
जो चीज एकदम कंसेप्ट वही कंसेप्ट है। तो देखो समरूप में आपको दो चीजें याद रखनी है कि समरूप में आकृति समान हो सकती है लेकिन इसके आकार अलग अलग होंगे। समरूप में जो संगत कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी अल्फा भी ये भी अल्फा होगा, ये बीटा ये भी बीटा होगा, गामा गामा होगा। लेकिन जो भुजा होंगी ये भुजा बराबर नहीं होंगी बल्कि किसी न किसी अनुपात में होंगी। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखना। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करनी है, ऐसे आप नीचे ऐसे बना के स्टार बना लेना। ठीक है, डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ऐसे लिखना कि सभी सर्वांगसम समरूप हो सकती हैं, सभी सर्वांगसम समरूप हो सकती है, सभी सर्वांगसम समरूप हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप, ऐसे आप लिखना, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकती, समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकती। ठीक, सर्वांगसम नहीं हो सकती। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। इस पॉइंट से हमारे 3-4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, सिर्फ इस पॉइंट से, इसलिए 3 स्टार मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ध्यान देना ऐसी बातों को। बहुविकल्पी प्रश्न यदि पूछे जाएंगे एग्जाम में तो इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार ही इसको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अनुसार मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट को बना रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो समरूप है, ये हमारा क्या है, समरूप है। तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समरूप में। सर्वांगसम हमने आपको बता दिया था, सर्वांगसम हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसका हर एक संग समान होता है उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम का आकार और आकृति दोनों समान होनी चाहिए। सर्वांगसम के 6 गुण मिलने चाहिए, मतलब कोण भी मिलना चाहिए और भुजा भी मिलनी चाहिए। तो 2 पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब मैं आपको नहीं लिखवाया हूं। ठीक है, वही पढ़ा रहा हूं जो आपको याद करना है, जो आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ध्यान देना, तो ये आपको नोट करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समरूप के कुछ कई सारे कसौटियां हैं, यानी समरूप की कई सारे विधियां हैं, आपको वो जाननी है। ठीक, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना। समरूप में 3 कसौटियां होती है, एक आ 555 सास, याद रखना है, आ 555 सास, यही ट्रिक है, इसी को बस याद रखो। रास्ते भर याद करते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बोलना है आ 555 सास, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर पे ऐसे हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा ए ए ए, एंगल एंगल एंगल, या इसी को कहते हैं एंगल एंगल, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, या इसी को आप हिंदी में लिख सकते हो कोण कोण कोण, कोण 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 कोण। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, यह समरूप दूसरे त्रिभुज से कब हो सकता है, एक छोटा सा दूसरा त्रिभुज है, और ये दोनों आपस में समरूप कब हो सकते हैं, जब तीनों एंगल आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई ये अल्फा है तो ये भी क्या होना चाहिए, अल्फा। ये यदि बीटा है तो ये भी होना चाहिए मेरे भाई बीटा। ये यदि गामा है तो ये भी क्या होना चाहिए, गामा। अब भाई अल्फा बीटा गामा की जगह 30 अंश भी हो सकता है, 45 अंश भी हो सकता है, 60 अंश भी हो सकता है, 90 अंश भी हो सकता है। यहाँ पे हम सबका नाम रख देंगे, मान लेते हैं इसका ए, इसका हम बी रख देते हैं, इसका हम सी रख देते हैं, यहाँ पे हम डी रख देते हैं, ई रख देते हैं, एफ रख देते हैं। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे ना, एंगल एंगल एंगल, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप। और समरूप में ऐसे क्या बना देना, कीड़ा बना देना। कीड़ा का मतलब देखते हो सांप जिसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि कोण ए जो है वो बराबर है किसके, कोण डी के। ठीक है, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। ठीक है, कोण सी बराबर है कोण एफ के। जब आप ये 3 चीजें देखोगे ना किसी भी त्रिभुज में, आपको यदि ये 3 चीज मिल जाती हैं, आपको ये 2 भी मिल रही है ना, 2 एंगल भी मिल रहा है, तो तीसरा ये अपने आप हो जाएगा। यहां पे लिख देना इसको अपने आप। जब 2 एंगल अपने से हो जाए ना तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे भाई। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी, कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डीई एफ के, त्रिभुज डीई एफ के। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अभी आपको मैंने अभी जस्ट आपको मैं अभी बताया हूं शुरुआत में, इधर का 2 ले लो, इधर का 2 ले लो, इसको हम कहेंगे ए बी बटा के डीई, बराबर कर देंगे। इसको ले लेते हैं ए सी बटा के डी एफ, ए सी बटा के डी एफ,
और यहां पे ले लेते हैं BC बटा के DE, यहां ले लेते हैं BC बटा के EF। देखो यहां पे पीछे से 2 लिया हूं तो यहां भी पीछे से कितना लिया हूं, 2 लिया हूं। कहीं से भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसे होता है ना, तो हम लोग जब सवाल लगाते हैं तो ये आसान हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे लगा रहा हूं। पहले AB लिया हूं, फिर AC लिया हूं, फिर BC लिया हूं, AB AC BC, यहाँ पे देखो DE लिया हूं, फिर यहाँ पे DF लिया हूं, फिर EF लिया हूं। ठीक है, ध्यान देना। तो ये हमारा हो गया एंगल 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 का रूल। दूसरा नंबर पे हेडिंग डालना, आ हो गया 555 या इसी को कहते हैं साइड साइड साइड। क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहना है तो ऐसे लिख देना, साइड साइड साइड, ऐसे लिख देना, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, भुजा 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 भुजा। देखो मान लो ये एक त्रिभुज है, ये हो गया। ठीक है, एक हमारे पास एक और त्रिभुज हो गया, छोटा सा ही बना देते हैं। इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है ना वो बराबर है। अनुपात का मतलब ये होगा मेरे भाई, मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। ये वाली भुजा है ना, इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर है। ये एक्चुअली मान बराबर नहीं है, जैसे मतलब ये अगर मान लो ये 10 है तो ये 5 है, और ये अगर 20 है तो ये 10 है। इसका मतलब इसका दूना ये भी है, इसका दूना ये भी है, तो अनुपात में क्या है, दूना है। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि किसी न किसी अनुपात में ये बराबर है, चाहे इसका दूना हो सकता है, चाहे इसका तीना हो सकता है, चाहे इसका 4 गुना हो सकता है, किसी न किसी अनुपात में है। हम क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको ये भी समझा दूंगा कि देखो क्या मैं कह रहा था। तो तीनों भुजाएं यदि बराबर हो, 2 और ये तीनों का जो अनुपात है यदि वो बराबर हो जाएगा तो वो भुजा हमारी क्या कहलाएगी, साइड 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 कहलाएगी। यानी भुजा 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 के तहत ये दोनों तीनों क्या होंगे, समरूप होंगे। एक होगा एंगल एंगल एंगल, एक होगा साइड साइड साइड। तो हम इसको कह सकते हैं AB बटा के DE, इसको हम कह सकते हैं AB बटा के DE। सेम वही लिखूंगा, देखो AB बटा के DE बराबर हो जाएगा AC बटा के DF। देखो वही लिख रहा हूं कि नहीं, AC बटा के DF बराबर हो जाएगी मेरे पास BC बटा के EF, बराबर हो जाएगी BC बटा के EF। अगर ये परिस्थिति होती है तो मेरे सबको भाई पता चल गया है कि यदि ये तीनों मान बराबर होते हैं तो ऐसे मानों को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ये त्रिभुज ABC ये समरूप होंगे त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के। जब तीनों कोण तीनों एंगल बराबर हो गए आपस में ना, तो ये तीनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यदि ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। लेकिन बस आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ वही ध्यान देना। ठीक है, यदि भुजा बराबर हो गई तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। मैं आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। तीसरा नंबर पे ध्यान देना, सास आ 555, और तीसरा नंबर पे आपको ध्यान देना है सास SAS। इसका मतलब साइड एंगल साइड, मतलब कह सकते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। एक मेरे पास ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक मेरे पास एक छोटा सा त्रिभुज हो गया। ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। आ 555 सास, सास का मतलब ये वाला इसके अनुपात के बराबर है, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है, और ये वाला भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर है। ध्यान से देखना, ये जो हमारा होना चाहिए दोनों भुजा के बीच में होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का है कि ये दोनों आपस में बराबर है, आप इसको कोण ले लोगे तो कभी भी बराबर नहीं होगा। बराबर तभी होगा मेरे भाई जब दोनों कोण के आपस में एंगल हो, यानी दोनों भुजा के बीच में कोण हो, दोनों भुजा के बीच में क्या हो, कोण हो, दोनों भुजा के बीच में क्या हो, कोण हो। अगर ये कोण यहां के बदले मेरा मन करता है यहां ले लेते हैं, ठीक है, मेरा मन करता है ये ले लेते हैं, तो ये आपस में समरूप नहीं होते हैं। समरूप कब होंगे, जब दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण हमारा बने। ठीक है, तो आप इस बात का क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो हम इसको कह देंगे ABCDEF। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में हम ये देख रहे हैं कि कोण A के बराबर क्या है हमारे पास, कोण D है, और AB के बटा जो DE है, मतलब AB और DE का जो अनुपात है वो AC के अनुपात और DF के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो वो हमारा त्रिभुज जो ABC होगा वो समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, आप इतनी सी बातें ध्यान रखना।
ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो इतनी सी बातें आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको 3 चीज ध्यान देनी है। मैं आपको इसमें छोटा सा क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ, ताकि आप लोग को ये भी कॉन्फिडेंस है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो आपको 3 चीज ध्यान देनी है। एक ट्रिपल ए या कहीं कहीं डबल ए, कोण कोण कोण। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा डायरेक्ट, इसका 30 अंश, इसका 50 अंश, इसका 100 अंश। 30 अंश, 50 अंश, 100 अंश, कौन सा है? ए है कि एस है कि एस है? तो भाई सबको पता चल गया भाई, यदि कोण तीनों बराबर होंगे तो ए होगा, तीनों भुजा बराबर हो जाएगी तो एस होगा, दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर होगी, बीच में यदि कोण होगा तो सेम एस कहेंगे, और एस के तहत समरूप हो जाएगा। ये ट्रिपल ए के साथ समरूप होगा, ये एस के तहत समरूप होगा। तो ऐसे ऐसे देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक बार नोट करिए, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल, और सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टार्ट करना। मैं आपको अपने तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, एग्जाम वाला आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, मैं आपको वो तरीका समझा रहा हूं। देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी ई एफ हो गया। ठीक है, ये हो गया 30 अंश, ये हो गया हमारे पास 110 अंश। ठीक है, ये हो गया 40 अंश, ये हो गया हमारे पास 40 अंश, ये हो गया हमारे पास 30 अंश, ये हमारे पास हो गया 110 अंश। तो पहले मैं इसी को हल करके दिखाता हूं आपसे। एग्जाम्पल में बहुविकल्पी में आपको दे दिया, आपको पूछेगा क्वेश्चन कि ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के, या आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, कई सारे ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, ध्यान देना, आपको देगा कि त्रिभुज बी ए सी समरूप होगा त्रिभुज डी एफ ई के, डी एफ ई के। और तीसरा आपसे ये पूछेगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी एफ ई के। ठीक है, चौथा आपसे ये पूछेगा कि त्रिभुज डी एफ ई समरूप होगा त्रिभुज बी ए सी के। 4 ऑप्शन आपको दे दिया। अब चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और है बहुत ही आसान, है बहुत ही आसान। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा था कि एंगल 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 मिलना चाहिए, एंगल मिलना चाहिए। यदि तीनों एंगल किसी भी त्रिभुज के मिल जाते हैं तो समझो वो क्या है, समरूप है। अच्छा, बी के सामने वाला क्या है, 30 अंश है, तो बी के ऐसे लिख दो। यहाँ पे 30 अंश किसके सामने है, डी के सामने, तो डी के सामने क्या है, 30 अंश। ठीक, बी के बाद चलते हैं ए, ऐसे चलेंगे हम लोग ऐसे। ए के बाद कितना है, 110 अंश, तो डी के बाद कितना है, एफ के बाद कितना है, 110 अंश। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, सी के बाद कितना है, 40 अंश, तो सी के बाद 40 अंश। और यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं तो ई के पास कितना है, 40 अंश। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कितना आसान है, किस तहत से, एंगल 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 के तहत से ये दोनों क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। अब आपको ध्यान से देखना, अब आपको यहाँ पे ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में आपको देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया, आप ऐसे मार के टिक चले आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, बी ए सी डी एफ ई, ये होगा। क्वेश्चन आपको उल्टा भी पूछ सकता है, डी एफ ई और बी ए सी, तो ये मान गलत होगा, सिर्फ यही मान क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग को ध्यान देनी है। तो आपको ये मान गलत होगा, ये भी मान गलत होगा, सही होगा तो सिर्फ ये दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, भुजा 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 बराबर होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिया है कि 10x हो गया और यहाँ पे दे दिया 4x। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5x, यहाँ पे हो गया 15x, यहाँ पे हो गया 6x, और यहाँ पे 6x लिखता हूं, 4 6 8। ठीक है, यहाँ पे हो गया 20x। अब ध्यान से देखो, आपको दे दिया 3 चीज, आपको ये बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो समरूप के लिए मैंने ये बताया था कि भुजा 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 आपस में क्या होना चाहिए, उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम एक बार देख के मिला लेते हैं कि भुजा भुजा, ये एंगल हो गया, ये ए बी सी, ये डी ई एफ हो गया, तो ए बी का अनुपात डी ई के संग मिलाते हैं, यानी 10। ऐसे मैं फार्मूला लिख देता हूं, ए बी, अभी मैं फार्मूला लिखा हूं, आप बुक में देखोगे तो यही मिलेगा, ए बी बटा के डी ई बराबर हो जाएगा ए सी बटा के डी एफ। ठीक है, ए सी बटा के डी एफ। मेरे भाई एक एक चीज ध्यान से देखना है। ठीक है,
BC बराबर हो सकता है EF, BC बटा के क्या हो सकता है मेरे भाई EF हो सकता है। तो AB का मान मेरे पास कितना है मेरे भाई 10x है, DE का मान कितना मेरे भाई 4x है, बराबर हम लिख देंगे, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं, ठीक है। AC का मान कितना हो सकता है मेरे भाई 20x हो सकता है, और DF का मान कितना मेरे भाई 8x है, ठीक है, बराबर BC का मान कितना है मेरे भाई 15x है, और EF का मान कितना है 6x है, ठीक है। देखो ये जियोमेट्री है, जियोमेट्री का मतलब है ज्यामिति, और ज्यामिति जहर है, दर्द करती है। आप जब शुरू शुरू में पढ़ोगे तो आपको ये दर्द करती है, एक बार पढ़ने के बाद ना फिर उसके बाद समझ में आता है कि नहीं हमने वास्तव में क्या चीज पढ़ा हुआ है। इसलिए देखो मैं आपको मेरे भाई एक एक चीज को मैं यहाँ समझा समझा के बता रहा हूं। अगर मुझे प्रश्नावली बताना होता तो प्रश्नावली 6.1 में 6 सवाल है, 6 सवाल कितना समय लगता मुझे बताने में, आप एक बार कमेंट करके बता दो, मैं बता देता। देखो पहले में समरूप है, दूसरे में सर्वांग है, तीसरे में समरूप है, चौथे में सर्वांग है। अगर मैं ये चीज आपको बता दूंगा ना, आप ऐसे देखोगे तो बोलोगे नहीं ये समरूप है, ऐसे देखोगे बोलोगे ये सर्वांग है, और ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। ध्यान देना, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, x से 2 दूना के 4, 2 5 10, आप इसे काटोगे तो 5/2 आएगा। देखो x से x कट जाएगा, 4 दूना के 8, 4 5 20, तो यहाँ पे 5/2 आएगा। देखो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, x से x कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 5 15, यानी 5/2 आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो अनुपात देखो बराबर आ रहे हैं, अनुपात क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। इसका जो अनुपात है वो इसका अनुपात है, इसका जो अनुपात है वो इसका अनुपात है, यानी अनुपात आपस में क्या है मेरे भाई बराबर है। जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो सकते हैं ना, तो ये किसके तहत, साइड 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 के तहत त्रिभुज ABC वो समरूप होगा त्रिभुज DEF के, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया 60 अंश, ये हमारे पास हो गया 6x, ये हमारे पास हो गया 8x, ये हो गया ABC, यहां पर लिख देता हूं DEF। ये हमारे पास हो गया 6x, ये हमारे पास हो गया 8x, और ये हो गया 60 अंश। क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या ये समरूप है, बोलोगे भैया क्या आप हमसे फिर से बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 अंश था, आप यहाँ पे 60 अंश कर दिए हो, ठीक है। ध्यान से देखना, हो गया यहां तक। अब देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, साइड एंगल साइड के तहत से। साइड हमारा कितना मेरे भाई 6x है, और ये भी कितना है 8x है, यहां भी 60 अंश है, यहां भी 60 अंश है, तो भाई ये साइड एंगल साइड के तहत ये क्या होगा समरूप होगा। लेकिन हाँ समरूप में लिखेंगे कैसे ये भी ध्यान देना, लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा। अब यहां पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ऐसे लिखेंगे ना, त्रिभुज BAC लिखेंगे, बीच वाला कोड यहां पे लिखेंगे BAC, बीच वाला कोड लिखेंगे यहाँ पे, जो 60 अंश है वो बीच में लिखेंगे समरूप। यहाँ पे कौन सा है बीच में, ये है, तो इसे लिखेंगे त्रिभुज DEF, ठीक है। अब देखो ये चीज हो गया कि ये जो A का मान है वो 60 अंश है, और यहाँ भी बीच में जो E का मान है वो भी 60 अंश है, जो ये B का मान है ये 6x है, ये D का मान 6x है, जो C का मान है वो 8x है, और जो ये F का मान है, अच्छा ये एंगल को नहीं दर्शाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ऐसे आप बस लिख लो, ये जो A का मान है वो 60 अंश है, यहाँ पे E का मान है कितना है 60 अंश है, इस तहत ये क्या होगा समरूप होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये देखो हमारा हो गया समरूप और सर्वांग की सारी कसौटियां, यहीं तक देखो हमारा पास पूरा बेसिक था। अब इसके बाद देखो सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा, और उसके बाद हम सीखेंगे प्रश्नावली को कैसे लगाएंगे। प्रश्नावली बहुत ही आसान है, मात्र मुझे 5 मिनट देना, मैं 5 मिनट में आपको प्रश्नावली अच्छी तरीके से बता दूंगा। प्रश्नावली देखो बहुत ही आसान है, ठीक है, 6.1 की। तो एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ में आ गया। अब देखो एक ही कंसेप्ट बचा हुआ है, सबसे लास्ट कंसेप्ट है और मेरा फेवरेट कंसेप्ट है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मेरा फेवरेट क्यों है, मैं इसलिए ध्यान से देखूं। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर दो त्रिभुज, मेरे संग आप लोग लिखते रहना, ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी सभी मान बराबर होंगे, उनके सभी मान का अनुपात बराबर होगा, सभी मान का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। ऐसा देखो ध्यान से, आपको एक से बड़ा सा चित्र बनाना है, ऐसे बना देना, ऐसे बड़ा सा चित्र बना देना, और एक छोटा सा बना देना,
ये हमारा हो गया ए बी सी, ये हमारा हो गया डी ई एफ। ठीक है, देखो हमने क्या किया कि बीसी पर एक लंब खींचा, एक ऐसे हमने क्या खींचा, एक लंब खींचा, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लंब। और ईएफ पे हमने क्या किया, एक लंब खींचा। ठीक है, इस कोण का एक समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है कि इस कोण को ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, उसको हम कह देते हैं ये समद्विभाजक। इसको हम क्या कह रहे हैं मेरे भाई, ये समद्विभाजक है। ठीक है, इस कोण को ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमारा क्या हो गया, समद्विभाजक रेखा। ये जिस बिंदु पर मिल रहा है ना, इसको हम कहते हैं AB1। ये हमारा क्या है, ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है, इसको लिख देना कोण समद्विभाजक। इस कोण को ये दो बराबर भागों में क्या करता है, ये बांटता है। इसी बिंदु से हम एक माध्यिका खींचते हैं। माध्यिका का मतलब इधर भी उतना ही भाग है जितना इधर भाग है। ठीक है, माध्यिका मतलब ये क्या है, जिधर इतना भाग है उतना ही इधर भाग है। ऐसे में बना देता हूं, अच्छा लगेगा आपको कि यही माध्यिका ये हो गया। ठीक है, आप मान लेना कि जितना मान इधर है उतना ही मान इधर है, तो ये हमारा M1 माध्यिका हो गई। सेम कंसेप्ट यहां पे करते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो है ये हमारा AB2 लिख देते हैं। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं बस आप उसको लिखते रहिएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप लिखते रहिएगा। ठीक है, ये हमारा AB2 हो गया कोण समद्विभाजक रेखा, कोण समद्विभाजक रेखा। ठीक है, यहां से हमने एक और चीज खींच दिया, ये माध्यिका हो गई M2। बस आपको इतना ही चीज ध्यान देना है। ठीक है, आप यहां पे देखोगे ना कि सबका अनुपात आपके सामने बराबर होगा। मैं सबका अनुपात इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना, भुजा AB का जो अनुपात होगा, इसका बहुत सारा रोल हमारे सामने क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। AB का जो अनुपात होगा वो DE का होगा। जो BC का अनुपात होगा, जो BC का अनुपात होगा मेरे भाई, वो हमारे पास EF का होगा। और जो हमारे पास AC का अनुपात होगा वो हमारे पास DF का होगा। ठीक है, वही अनुपात हमारे पास AB1, AB2, DEF, इसको मान लेते हैं G, इसको मान लेते हैं H। ठीक है, वही अनुपात हमारे BG का होगा, वही हमारे EH का होगा। ठीक है, वही अनुपात हमारे AG का होगा, वही अनुपात हमारे DH, किसी का भी अनुपात ले सकते हो मेरे भाई। वही अनुपात आपके इसका AB1 का होगा, वही अनुपात AB2 का होगा, वही अनुपात आपका M1 का होगा यानी माध्यिका 1, और वही अनुपात आपका माध्यिका 2 होगा। वही अनुपात आपका त्रिभुज ABC का परिमाप का होगा, इसका परिमाप का अनुपात इसके परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। तो अनुपात DEF के परिमाप, ऐसे लिख देना, परिमाप, परिमाप, और ये भी क्या है, परिमाप। हाँ, लेकिन यदि आप, ये हमारा देखो साइड का अनुपात है, ये किसका है, साइड का अनुपात है, मतलब ये भुजा का अनुपात है। लेकिन यदि यही वर्ग की बात की जाए, क्षेत्रफल की बात की जाए, तो हम क्या कर देंगे, साइड 1 का स्क्वायर कर देंगे और साइड 2 का स्क्वायर कर देंगे। यानी जो जो मान आपको दिख रहा है ना, सबका आप स्क्वायर कर दोगे जब आपको वर्ग दिया रहे। अब यहां पे मेरी बातों को ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आएगा कि भैया आपने ये क्या किया है। आप चिंता ना करो, जब आपके सामने 4-5 सवाल इस पे बताऊंगा ना मैं, तो आपको ये आसान लगने लगेगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि जो AB का अनुपात है वो DE का अनुपात है, BC का अनुपात है वो EF का अनुपात है, जो AC का अनुपात है वो DF का अनुपात है। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा था। हम ये बता रहे हैं कि जो माध्यिका 1 है उसका माध्यिका 2 के संग अनुपात है, जो समद्विभाजक रेखा का अनुपात है वो इसके संग अनुपात है। लेकिन यदि वर्ग की बात की जाए तो इसका वर्ग, इसके वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, सबके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी आप मेरे संग यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मेरे सामने लिख देना मेरे भाई कि AB का स्क्वायर बटा के DE का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा के EF का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा मेरे भाई AC का स्क्वायर बटा के DF का स्क्वायर। ठीक है, बराबर AB1 का स्क्वायर बटा के AB2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा मेरे भाई M1 का M2 के संग स्क्वायर, बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पे परिमाप का स्क्वायर कर दोगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, DEF हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, एरिया होगा, यानी क्षेत्रफल होगा। ये भी हमारा क्या होगा मेरे भाई, क्षेत्रफल होगा यानी एरिया होगा। मैं आपको अगले वीडियो में 2 प्रमेय सिद्ध कराऊंगा, प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो गए। अब देखो पूछता कैसे क्वेश्चन, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, ये आपके संग क्या है, समरूप है,
ये प्रमेय में आपको समरूप में सिखाऊंगा कि कैसे ये होता है। मान लेते हैं ये कोण थीटा है, ये वाला कोण यदि अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक संगत भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर ये बीटा होगा तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी सी है और ये हो गया डी और ई हो गया, ठीक है। ध्यान देना मेरे भाई, अगर AD का मान यदि मेरे पास 3 दिया हो और इस AB का मान हमारे पास यदि 5 दिया हो तो ये हमारे पास भुजा का मान दिया, ठीक है। ध्यान से मेरी बातें को समझना। ये देखो प्रमेय में आपको सिद्ध कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन हमसे यदि इस तरह पूछा कि AD का मान यदि 3 हो और AB का मान यदि 5 हो तो इसका इस दोनों त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाइए। तो ध्यान से देखो, एक लाइन में हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये साइड का यानी भुजा का मान दिया है और हमको यदि क्षेत्रफल का मान चाहिए, देखो भुजा का मान ये हो गया, देखो भुजा का मान ये हो गया और क्षेत्रफल का मान हमें चाहिए तो साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 9 होता है। और यदि इसका क्षेत्रफल चाहिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। मेरी बातें ध्यान समझना। फिर से मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। इसको हम लिख सकते हैं AD बटा के AB। ये हमारे पास क्या है, साइड 1, ये हमारे पास क्या है, साइड 2, ठीक। इन दोनों का हम क्या करते हैं मेरे भाई, स्क्वायर कर देंगे। साइड 1 यहां पे मैं लिखा हूं ना, दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो AB बटा के जो DE है, मतलब इसका मान जो है, इसके स्क्वायर करने के बाद ये देखो साइड का है और ये क्षेत्रफल का स्क्वायर निकल जाएगा और यहां पे हो जाएगा मेरे भाई साइड 2 का स्क्वायर, ठीक है। AD का मान रख दो मेरे भाई 3, AB का मान मेरे भाई रख दो 5 और इसका स्क्वायर कर दोगे तो 3 3 9 जहां 25 और ये मेरे पास मान आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा के एरिया ऑफ ट्रायंगल D, पहले ADE है, ADE बटा के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं आता है आप कुछ मत करिए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको शुरू में ही बताया हूं, देखो मेरे भाई ये ज्यामिति है, थोड़ा सा आपको दर्द होगा, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं, पहले मैं जो आपको लिखवा रहा हूं वो लिख लो। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ना, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया सही कह रहे हैं, आपने बताया था, अब हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चिंता लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको जो बताया हूं पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। ध्यान देना इसको। अब एक ही बार हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। 6.1 की पहली सवाल को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे संग एक बुक है और आपको वहां पे ऊपर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। मुझे वो नहीं दिख रहा है, मैं तो एडिटिंग के समय उसको लगाया हूं, लेकिन देखो ध्यान से कि सभी वृत्त होते हैं, कोई सा भी आप वृत्त ले लो। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मान लो ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, कोई सा भी आप वृत्त ले लो, सब के सब क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, यानी सबका रूप एक जैसे होगा। सर्वांगसम तब कहलाएंगे कि जितना बड़ा ये वृत्त है उतना ही बड़ा ये भी वृत्त होना चाहिए, तब वह सर्वांगसम कहलाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा मेरे भाई, पहले का होगा समरूप। पहले का क्या होगा, समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कहा है, सभी वर्ग होते हैं। मान लो ये एक छोटा सा वर्ग है, एक बड़ा सा वर्ग है, एक इससे भी बड़ा सा वर्ग है, सबका रूप समान है कि नहीं है। आकार भले ही बदल गया है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन रूप एक ही है। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो सभी वर्ग क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, सभी त्रिभुज होते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। सभी प्रकार के त्रिभुज आप देख लोगे, सब के सब त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक है, समरूप कहलाएंगे। चौथा देखिए, एग्जाम में आपको ये भी समझ में ना है ना तो समरूप मार के आइएगा, ठीक है। आपको पता ही है कि हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में सिर्फ समरूप दिया, हम समरूप ही एग्जाम में मार के आएंगे, ठीक है। ध्यान देना, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। मैंने आपसे कहा था कि समरूप जो होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे देखो ये समरूप हो गए, समरूप में क्या होते हैं कि ये एक छोटा बनाना चाहिए समरूप में, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समरूप में हमने आपको ये बताया था कि मेरे भाई ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए, ये जितना कोण होना चाहिए बीटा, ये भी कोण कितना होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। ये गामा है तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, गामा होना चाहिए। तो कोण हमारे पास बराबर होना चाहिए, ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60 तो ये भी 60। लेकिन जो भुजा होनी चाहिए वो समानुपातिक होनी चाहिए।
तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप है, दो बहुभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो इनकी क्या होने चाहिए, इनके संगत कोण क्या होने चाहिए, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो चौथा के पहला में अब क्या डालेंगे, बराबर होने चाहिए, और उनकी भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, मतलब किसी न किसी अनुपात में होने चाहिए, तो समानुपातिक होनी चाहिए। अब बात समझ में आ रहा है। हमने आपको क्या बताया था मेरे भाई कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो कोण तो आपस में बराबर ही है, लेकिन जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक होनी चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए बी बटा के डी हम लिखेंगे, अनुपात होगा तो ए बी बटा के डी लिखेंगे, बराबर बी सी बटा के ई एफ लिखेंगे, ठीक है, और बराबर हम लिखेंगे ए सी बटा के डी एफ, ए सी बटा के डी एफ लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना। दिया है कि निम्न युग्मकों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है, एक समरूप आकृति के, तो बहुत आसान है क्वेश्चन। दूसरा का, ठीक है, दूसरा का मेरे पास है मेरे भाई पहला, ध्यान से देखना। हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि समरूप आकृति का कोई ना कोई उदाहरण दीजिए, तो हम कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं मेरे भाई। हम ऐसा है कि सबसे आसान वाला उदाहरण देंगे, एक ये हो गया मेरे भाई, एक ये हो गया, ठीक है, और ऐसे बना देना, ये इसके संग बराबर है अनुपात, ये इसका अनुपात बराबर है और ये इसका अनुपात बराबर है, तो ये क्या कहलाएगी, समरूप कहलाएगी। और एक ये बना देना आसान सा, यहां पे लिख देना एंगल, ये 60 अंश है और ये आपस में बराबर है, और यहां भी ऐसे बना देना और ऐसे लिख देना मेरे भाई, ये 60 अंश है और ये बराबर है, तो 60 के अनुसार ये भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और 555 के अनुसार ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये ए बी सी डी ई एफ, तो यहां पर लिख देना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और यहां पर लिखना मेरे भाई ए बी सी डी ई एफ, यहां भी क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, नहीं ऐसे अब लिखना, इसको बीच में लिखना, बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज ई डी एफ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है, ऐसी दो आकृतियां बनाए जिसका समरूप न हो, तो दूसरा का दूसरा में ध्यान से देखिए क्या कहेंगे। दो आकृति बने, मान लो एक त्रिभुज बना दो, एक ऐसे चतुर्भुज बना दो, ये दोनों समरूप कभी हो सकते हैं, इसका रूप अलग अलग है, एक वर्ग है एक त्रिभुज है। एक मान लो त्रिभुज बना दो और एक हमारा पेंटागन बना दो, ठीक है, पेंटागन ऐसे बना दो, तो ये हमारी अलग अलग हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो ऐसे पहले इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको 3 बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो मेरे भाई ध्यान से समझो, ऐसे का है, बोलोगे हाँ भैया, और एक मान ऐसे है, ठीक है, हाँ, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये है P Q R S, ठीक है, A B C D, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, देखो अनुपात में तो है ही। मैंने आपसे क्या कहा है कि मेरे भाई जो भुजाएं होनी चाहिए वो समानुपातिक होनी चाहिए, तो 1.5 का दूना 3 है, 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 तो भुजा तो हमारी भुजा हमारी क्या है, समानुपातिक है, ठीक है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसके कोण बराबर नहीं है। आप सबको पता है कि जो समचतुर्भुज होते हैं, ये वाला कोण 120 अंश का होता है, ये वाला कोण 60 अंश का होता है, और जो वर्ग होते हैं इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और ये भी कोण 90 अंश का होता है। तो क्या ये कोण आपस में बराबर है, एक 60 है तो एक 90, 120 है तो 90 है, तो कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं है, ठीक है। ऐसे अब लिख देना, अतः कोण बराबर नहीं है इसलिए समरूप नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है, ठीक है, इसलिए कोण बराबर नहीं है इसलिए ये समरूप नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने तीसरे सवाल को हमने हल कर दिया है। देखो चैप्टर तो बहुत आसान था, कंसेप्ट इसके थ्योरी बहुत बड़े बड़े हैं, ज्यामिति है, मन से पढ़ना है, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, और यहां से यकीन मानना आपका सारा सवाल एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, बढ़िया से रहना। तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो समाप्त है। मिलूंगा प्रश्नावली 6.2 में डेराइवेशन के संग प्रमेय नंबर 6.1 और 6.2 को बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रश्नावली बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ध्यान देना, मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।